हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 के बारे में बात करें यानी चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप इसे देखिए। और यह है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, और यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, यह पार्ट 2 है। तो अभी तक आपने इसके पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पहले आप पार्ट 1 को देखिए तब आप पार्ट 2 को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। पिछले जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें हम लोगों ने परिचय, सोवियत प्रणाली क्या थी, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब आज का जो वीडियो है पार्ट 2 में ये 4 पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट रह गई थी, विघटन की परिणतियाँ, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी के परिणाम और पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो चलिए इन सब टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। चलिए देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख जो कारण थे उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, यानी इसे कम्युनिस्ट पार्टी चला रही थी। एकल पार्टी का यह व्यवस्था था दोस्तों यहाँ पर। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी चला रही थी और उसने 70 सालों तक शासन किया। और अब यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। यह पार्टी नागरिकों की राजनीति की और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। ठीक है, यानी एक तो दोस्तों की जो सोवियत संघ थी ये तो एकल पार्टी थी, यहाँ पे विपक्षी दल का तो कोई स्थान ही नहीं था। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 70 सालों तक शासन किया था और इतने सालों तक शासन करने के बाद, ठीक है, वो अपना मनमानी कर रही थी। ठीक है, यानी जनता के प्रति किसी प्रकार का कोई जवाबदेह नहीं थी यह पार्टी। ठीक है, और दूसरी चीज़, यह पार्टी जो भी नागरिकों को, ठीक है, राजनीतिक या फिर जो आर्थिक आकांक्षा यानी जो भी वादे किए थे, ठीक है, जो सपने दिखाए थे उसे पूरा करने में असफल रही थी। तो ये एक पहला रीजन था। दूसरा रीजन था कि सोवियत संघ एक साधन संपन्न देश थी जहां सुई से लेकर कार तक की उत्पादन देश के अंदर होती थी। ठीक है, ये साधन संपन्न यानी सभी प्रकार के साधन यहाँ पे मौजूद होते थे। ठीक है, यानी छोटी से सामान से लेकर के बड़े सामानों तक का निर्माण जो होता था इसके खुद के देश में होता था। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान अधिकांश संसाधनों का प्रयोग सैन्य हथियार बनाने में लगा दिया गया। इससे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई। मौजूदा वस्तुओं की कीमत में असामान्यतः वृद्धि हुई जिससे देश में भूखमरी छा गई। इस कारण जनता विरोध कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, एक तो साधन संपन्न देश होने के बावजूद, ठीक है, इस संसाधनों का जो है ना सही प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, सोवियत संघ जो है वो हथियार उत्पादन में होड़ लगा रहा था अमेरिका के साथ, और इस कारण से अधिकांश संसाधन जो है वो परमाणु हथियार, सैन्य हथियार बनाने में खर्च कर दिया। तो इस कारण से क्या हो गया, जो जरूरत की वस्तुएं थी, जो, ठीक है, जिसे उपभोक्ता यूज कर सके, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, पहनने का सामान हो, ठीक है, जो भी हो, जो वस्तुएं उपभोक्ता यूज करते हैं उन वस्तुओं की क्या हो गई, उत्पादन में कमी आ गई। फलस्वरूप जो अर्थव्यवस्था में जो पहले से उत्पादित जो वस्तुएं थी, ठीक है, उनकी मांगे बढ़ने के कारण उनकी कीमतें भी बढ़ी। और कीमत बढ़ने के कारण क्या हो गया, जो अमीर लोग होते थे वही लोग, ठीक है, वो सब खरीद करके यानी उपभोक्ता वस्तुओं को यूज कर पाते थे, और जो मिडिल क्लास के थे या जो गरीब थे, ठीक है, इन लोगों में भूखमरी छा गई। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, और इस कारण क्या हो गया, तो सरकार के प्रति जनता जो है वो विरोध प्रदर्शन पर आ गई। अगला कारण देखते हैं, सोवियत गणराज्य का निर्माण 15 राज्यों को मिलाकर के किया गया था। ठीक है, लेकिन सरकार का विशेष ध्यान रूस पर ही होता था। इस कारण सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। राज्य की व्यवस्था पर खुलेआम सवाल खड़े शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कहने का अर्थ है कि सोवियत संघ 15 गणराज्य, ठीक है, 15 राज्यों को मिला करके बनाया गया था। ठीक है, लेकिन सरकार कोई भी अगर नीति लाती थी, ठीक है,
कोई भी फायदे वाली बात लाती थी, कोई भी योजना लागू की जाती थी, तो उसमें जो विशेष ध्यान दिया जाता था वो रूस पर दिया जाता था। ठीक है, यानी रूस पर विशेष ध्यान दिया जाता था और बाकी पर ध्यान नहीं जाता था। इस कारण सोवियत संघ की, ठीक है, जो भी सम्मिलित देश होते थे उसमें एक बहुत बड़ा जो जनसंख्या था, ठीक है, वो अपने सरकार को शक के नज़र से देख रही थी और अपने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसलिए भी विरोध प्रदर्शन चालू था। अगला जो पॉइंट है, सोवियत संघ ने अपने राज्य के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गठबंधन में सम्मिलित देशों के विकास में खर्च किए, जिस कारण सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि शीत युद्ध के दौरान, ठीक है, सोवियत संघ गठबंधन कर रहा था बहुत से देशों के साथ, तो वे लोग गठबंधन में सम्मिलित रहे, इसलिए अपने राज्य के संसाधन का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था, ठीक है, अपने देश के अलावा गठबंधन में सम्मिलित देशों पर ज़्यादा खर्च कर रहा था। ठीक है, ताकि वे लोग इसके साथ गठबंधन में जुड़े रहें। और खर्च ज़्यादा हो जाने के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सोवियत संघ पर। ठीक है, और इस बोझ को जो है ना सोवियत संघ संभाल ना सकी। अगला जो पॉइंट है वो है पश्चिमी मूलों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों के राज्य व्यवस्था के बीच तरक्की का अंतर समझ चुके थे। पूर्वी खेमों के देश पश्चिमी खेमों के देशों से अधिक आर्थिक और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत पीछे छूट गए थे। ठीक है, पश्चिम देश जो कि पूंजीवादी का समर्थक देश था, ठीक है, यानी अमेरिकी खेमे के जो भी देश थे, ये लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। ठीक है, और इन लोग का जो जीवन स्तर था वो बहुत ही उच्च हो गया था। ठीक है, लोग बहुत ही खुशी से जी रहे थे, पैसे भी इन लोग के पास बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग तरक्की कर रहा था। तो ये जो जानकारी थे ये पूर्वी देश के जो नागरिक थे उन लोग को मालूम चल गया था। जो सोवियत खेमे के जो लोग थे उन लोगों को मालूम चल गई थी। ठीक है, कि उन लोगों का जीवन स्तर, यानी पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली को अपनाया, उन लोग का जीवन स्तर इस समाजवादी के देशों से कई ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, और वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, और अपने तरक्की और उन लोग के तरक्की के बीच की जो अंतर है उस चीज़ को ये लोग समझ चुके थे। ठीक है, इस कारण से भी ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यानी पूंजीवादी को भी ये लोग अच्छा मानने लगे थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं समाजवादी के खिलाफ ये सवाल खड़े कर रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई तथा भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर थी। ठीक है, ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति, ठीक है, यानी राष्ट्रपति यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, राष्ट्रपति कौन, मिखाइल गोर्बाचेव, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियां लाई, लेकिन इनका नकारात्मक प्रभाव निकला। इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, वो शिथिल हो गई थी, यानी उसकी विकास दर जो है वो रुक चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि उत्पादन के सभी साधनों पर जो था वो सरकार का स्वामित्व पाया जाता था। यहाँ पे जो भी उत्पादन होते थे, ठीक है, उसको सरकारी तरीके से किया जाता था, सरकार उसका निर्णय लेती थी, यानी मैक्सिमम जो कर्मचारी, यानी जितने भी कर्मचारी होते थे वो सरकारी होते थे। ठीक है, और इस कारण यहाँ पे क्या था, जो भी प्रशासन से जुड़े जो लोग होते थे उन लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ी। ठीक है, और इसी भ्रष्टाचार ये चरम सीमा को पार कर चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति डगमगा गई थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, अंतिम राष्ट्रपति यानी मिखाइल गोर्बाचेव, इसी चीज़ को सुधार करना चाह रहे थे। और सुधार करने के लिए दो नीति लाई थी, एक तो ग्लासनोस्ट और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, और ये जो ग्लासनोस्ट है इसका अर्थ होता है खुलापन, ठीक है, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्रचना करना। तो ये दो नीतियाँ लाई थी, लेकिन ये जो नीति थी, ठीक है, इसका जस्ट विपरीत प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इस तरह से क्या हुआ, तो जो मिखाइल गोर्बाचेव था वो सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण बना। ठीक है, यानी मिखाइल गोर्बाचेव की दो सुधार नीति, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ये क्वेश्चन आता है कि जो ग्लासनोस्ट और जो पेरेस्ट्रोइका की नीति थी, ठीक है, इसे किस राष्ट्रपति ने लागू किया था, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो इतने सारे कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। चलिए आगे देखते हैं।
विघटन की परिणतियाँ, यानी विघटन, सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है, इसका क्या परिणाम निकला। पहला जो परिणाम था दोस्तों वो था सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, ठीक है, यानी जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वो समाप्त हो चुका था। दूसरा, दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ और अमेरिका वर्चस्व का आरंभ हुआ, ठीक है, यानी दो ध्रुवीय विश्व, दुनिया दो गुट में बढ़ चुकी थी, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में, ठीक है। तो सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था, तो इसलिए अब दो ध्रुवीय विश्व का क्या हो गया, अंत हो गया था, ठीक है, और एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका बच गया, यानी अब अमेरिकी वर्चस्व आरंभ हो चुकी थी, ठीक है। अगला जो है वो है दो महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, ठीक है। दोनों जो देश थी, दोनों महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका, परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगाए हुए थे, ठीक है। तो अब तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो ये अब होड़ भी जो थी, यानी ये जो रेस चल रही थी दोनों के बीच में, वो खत्म हो गई। अगला सोवियत खेमे का अंत हुआ, ठीक है, यानी सोवियत संघ का खत्म हुआ, यानी जो दूसरी दुनिया जो थी, ये लोग जो एक गुट बना करके रखे थे, ठीक है, सोवियत खेमा, वो उस समाप्त हो गया। और इसके समाप्त होते ही क्या हो गया, ये तो 15 देशों यानी 15 गणराज्य से मिल करके बनाया गया था सोवियत संघ का, तो ये 15 नए देश अस्तित्व में आए, ठीक है, यानी नए देशों का निर्माण हो गया। अगला है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, ठीक है, यानी सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना वो रूस बना, यानी सोवियत संघ ने जो भी वादे किए थे अपने देशों के साथ, सम्मिलित देशों के साथ, उन सब का जो भी वादा था उसको पूरा करने का जिम्मेवारी जो था, ठीक है, वो अब रूस को मिल गई थी, ठीक है, अब ये काम रूस को करना था। अगला जो है वो अमेरिका एकमात्र, ठीक है, एक मात्र शक्ति के रूप में उभरा। अब दुनिया में एक ही महाशक्ति बच गई थी और वो था अमेरिका। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, ठीक है, जब साम्यवादी शासन समाप्त हुई तो उसके बाद शॉक थेरेपी को लाया गया था। चलिए देखते हैं शॉक थेरेपी है क्या। तो जो शॉक थेरेपी है, इसका अगर शब्द का अर्थ अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं पागल खाने में पागलों को शॉक थेरेपी किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो है क्या, इलेक्ट्रिक शॉक उसे ठीक करने के लिए दिया जाता है। एक तो चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वो चोट क्यों पहुंचा जा रहा है, ठीक करने के लिए, ठीक है। तो अगर शॉक थेरेपी का अगर शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है, ठीक है। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया था, ठीक है। यानी जो शॉक थेरेपी थी एक तरह से एक मॉडल था, ठीक है, ये एक योजना थी, एक मॉडल थी जिसको तैयार किसने किया था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF के द्वारा इसे तैयार किया गया था। तैयार करने का रीजन क्या था, तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, तो उसके जो साम्यवादी देश थे उन देशों को, ठीक है, ये साम्यवाद यानी समाजवाद की जो आर्थिक प्रणाली थी उसे खत्म करना था और खत्म करके उन्हें पूंजीवाद में परिवर्तन करना था, ठीक है। और इसके लिए जो तरीका अपनाया गया उसी तरीका का नाम रखा गया शॉक थेरेपी, ठीक है। चलिए जानते हैं शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता यह थी कि राज्य की संपदा का निजीकरण करना था, यानी अभी तक यहाँ पे जो भी उत्पादन प्रक्रिया हो रही थी, यानी जो भी संपत्ति थी वो सरकार की थी, यानी राज्य की थी, तो उसे अब क्या करना था, निजीकरण करना था, यानी अब उसे निजी स्वामित्व किसी न किसी को नीलाम करके उसे बेचना था और वो एक निजी संस्था उसको बनाना था, ठीक है। दूसरा, सामूहिक फर्म के जगह निजी फर्म बनाना, ठीक है। पहले जो गवर्नमेंट का हुआ करता था वो तो सामूहिक हुआ करता था, पब्लिक फर्म हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब उसे परिवर्तित करना था और किसी न किसी को उसे भी नीलाम करके उसे निजी बना देना था, ठीक है। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना था, ठीक है। समाजवाद में क्या होता है, व्यापार में प्रतिबंध लगाया जाता है, सरकार प्रतिबंध लगाती है आयात और निर्यात पर, ठीक है, लेकिन जब उसे पूंजीवादी में बदल दिया जाएगा शॉक थेरेपी के माध्यम से, तो अब वो मुक्त व्यापार होगा, यानी व्यापार करने वाले जो लोग होंगे, ठीक है, वो देश विदेश से अपना फ्री होकर के स्वतंत्रता पूर्वक वो लोग व्यापार कर पाएंगे, ठीक है। अगला है मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, ठीक है, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। जब अब इसे मुक्त व्यापार बनाया जाएगा, यानी एक देश को जब दूसरे देश के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश के मुद्रा के साथ परिवर्तन
किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम निर्धारित होता है, वो चीज़ यहाँ पे करना होगा। ठीक है, नंबर 5 है पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। ठीक है, इसमें पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। यानी अब जो भी पूर्वी देश थे, ठीक है, जो सोवियत खेमे में सम्मिलित थे, उन लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था होगी उसको पश्चिम देशों के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो अमेरिका के पक्ष में थे, जो अमेरिका के गुट में थे, उन लोगों के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन ये वही देश होंगे जो पूंजीवाद को अपनाएगा। ठीक है, पूंजीवाद के अलावा किसी और दूसरे आर्थिक प्रणाली वाले देश को इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये सब विशेषताएं थी शॉक थेरेपी की। चलिए देखते हैं कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, इसे लागू करने से क्या हुआ। पहला, यह मॉडल पूरी तरह से असफल रही। ठीक है, यानी जो सोच करके IMF और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक ने, ठीक है, इस मॉडल को जिस उद्देश्य से बनाया था और लागू किया था उसमें यह असफल रही। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरह से डगमगा गया था। दूसरा, रूसी मुद्रा जो कि रूबल है, ठीक है, उसमें गिरावट आई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को, ठीक है, यानी जो अधिकतर जो उद्योग था, ठीक है, उसे निजी कंपनियों को क्या किया गया, बेचा गया, वो भी औने पौने दामों में। यानी मतलब जितना कम से कम दाम हो सके जैसे तैसे में उन सब का नीलाम कर दिया गया। ठीक है, इसे इतिहास में सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। ठीक है, यानी विश्व की इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल नाम दिया गया इसी नीलामी को। आर्थिक विषमता बढ़ी। ठीक है, आर्थिक विषमता इसमें बढ़ चुकी है। गरीब लोग बहुत ही गरीब हो गए, ठीक है, अमीर लोग अमीर हो गए। ठीक है, यानी जो आर्थिक विषमता थी, लोगों के बीच की जो अमीरी गरीबी की जो खाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, जबकि समाजवाद की जब स्थापना की गई थी तो इसी चीज़ को समानता करने की उद्देश्य रखी गई थी। लेकिन पूंजीवाद को लागू करने से क्या हो गया कि आर्थिक विषमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी शॉक थेरेपी के लाने से। ठीक है, अच्छा, जनताओं को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ने लगा। ठीक है, यानी खाद्यान्न संकट छा गया था, ठीक है, इसके देश में। ठीक है, भूखमरी की स्थिति अभी भी थी, यानी इसे मिटाने के लिए पूंजीवाद को लाया गया था, लेकिन इसमें असफल रही शॉक थेरेपी। और इस कारण से क्या हुआ, तो एक माफिया वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जो संसद थी, ठीक है, यहाँ की वो कमजोर थी। ठीक है, और जो राष्ट्रपति जो थे यहाँ के, ठीक है, उसे बहुत ही ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी और इस कारण से सत्तावादी राष्ट्रपति शासन कायम हो गया। ठीक है, यानी अब जो शासन को पूरी तरह से नियंत्रण राष्ट्रपति करने लगा और वो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर क्या हो गया, कायम हो गया था। ठीक है, तो ये थी इसके परिणाम शॉक थेरेपी के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी पूर्व के जो साम्यवादी देश हैं, ठीक है, उसके साथ भारत का कैसा संबंध है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं वीडियो को जब बना रहा हूँ काफ़ी लंबा होने के कारण हो सकता है बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिसे मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ या फिर छूट गया हो, तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो ही मैं उसके बारे में फिर से दूसरा कोई सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ या फिर छोटा वीडियो बना करके इंस्टाग्राम के माध्यम से आप तक जो हो या व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। पहला, तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। ठीक है, विशेषकर रूस के साथ, यानी भारत का संबंध इन लोग के साथ काफ़ी अच्छा है और विशेष करके जो रूस है उसके साथ तो बहुत ही मजबूत है। ठीक है, दोनों का सपना क्या है ना, बहुध्रुवीय विश्व का है। ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व यानी हर देश शक्ति संपन्न देश बने, ये दोनों का सपना है। दोनों देश, ठीक है, सह-अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को वार्ता द्वारा यानी बातचीत के द्वारा हल करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण,
तथा लोकतंत्र में विश्वास रखना, ये दोनों देश का उद्देश्य है। ठीक है, रूस का भी और भारत का भी। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय हस्ताक्षर किए हैं। भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है। भारत रूस से तेल की आयात करता है। परमाणु तथा अंतरिक्ष योजना में रूस भारत की मदद करता है। 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत के गोवा में की गई। इस सम्मेलन में रूस भारत के बीच 17वां सम्मेलन था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिक्स है दोस्तों, इस ब्रिक्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये ब्रिक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोग के लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इस तरह से समाप्त हुआ। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो था। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं www.jharkhandpathshala.com। ठीक है, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, झारखंड पाठशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, इसमें आपको वेबसाइट और वीडियो के अलावा और भी बहुत से सहयोग मिलेंगे आपके स्टडी के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।